Hello guys, this is Sunny Gulve and welcome to our channel the PSC Hub. PSC Hub नाम से ही पता चल रहा होगा, it is for Public Service Commission. We have our offline coaching for GPSC, that is Gujarat Public Service Commission, and UPSC at Gujarat Gandhinagar. And you can contact us on this number for any inquiries or your questions. और आज हम शुरू करने वाले हैं जो सब्जेक्ट, उसका नाम है पॉलिटी। ठीक है ना। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, आपको इसके जैसे लेक्चर कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। ये अभी मैं फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, और मुझे पता नहीं कि ये कितने लोगों तक पहुंचेगा, वो सब अपन बाद में देखेंगे। पर लेट मी अश्योर यू वन थिंग, इसके जैसा पॉलिटी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। एंड इट इज फॉर दोज ऑल्सो जिनको पॉलिटी का पी भी नहीं आता है, कुछ मतलब कुछ हज नहीं पता है, ऐसा एकदम 0% पता है। कुछ भी जो न्यूज में देखते हैं या रोज जो सुनते हैं लोगों से, उनमें उनको पॉलिटी में कुछ भी पता नहीं चलता। उनको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्य कुछ ज नहीं पता है, वोटिंग भी नहीं पता है ना। ऐसे लोग भी अगर पढ़ने आ रहे हैं तो वो भी लास्ट तक कोर्स खत्म होते होते हमारे यहाँ 100% तक पहुंच जाते हैं। 100%। मैं ये प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ क्योंकि थियोरिटिकली 100% नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है ना। बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू विल बी ऑलमोस्ट 100%, ठीक है ना। तो ये एक बात है। और दूसरी चीज, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप गुजरात में जीपीएससी पढ़ा रहे हो, तो आप गुजराती लैंग्वेज में भी पढ़ाते हो क्या? मेरा जवाब है ना। मेरा जो टीचिंग होगा वो या तो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में होगा, है ना। बट गुजराती में नहीं होगा। इट इज अ मिक्स ऑफ इंग्लिश, उसको इंग्लिश बोल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो जो लोग गुजरात में जीपीएससी की एग्जाम देना चाहते हैं और गुजराती लैंग्वेज में देना चाहते हैं, उनके लिए मेरी ना है, मैं गुजराती में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। गुजरात जीपीएससी का सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा, बट इट विल बी इन हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो ऐसे लोग जो है, जो गुजरात में जो इंग्लिश में या दूसरी हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, वो मेरे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नाउ अपन आज जो लेक्चर है उसमें जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे बेसिक होगा, है ना। और इसी से शायद आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरे आगे आने वाले लेक्चर्स कैसे होंगे, है ना। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ये आपने देखा है, ये कार्टून एक आता था पहले, मोगली, है ना। ये मोगली जंगल में रहता था प्राणियों के बीच में। तो मैंने ये पिक्चर इसलिए रखा है क्योंकि इंसान भी पहले कुछ ऐसा ही था, है ना। आदि मानव, जिसको किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं थी, है ना। वेरी वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइफ, है ना। तो ये जब था ना, इसका जो ये माइंड था ना वो इतना डेवलप नहीं था, है ना। उसके लिए सिर्फ एक ही सिंपल रूल था, सर्वाइवल। बस यही चीज उसको आती थी, ठीक है ना। बट धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे ऑब्वियसली। इंसान को भगवान ने हॉर्मोन्स दिए हुए हैं, है ना। और किसी ऑपोजिट सेक्स को देख के वो हॉर्मोन्स जागृत हो जाते हैं और फिर वो अपना वंश आगे बढ़ाता है, और धीरे धीरे ऐसे करके थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ते जाता है ना। और ये जो पॉपुलेशन बढ़ रहा था, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ज़्यादा नहीं थी। वो ऐसे जो ये पहाड़ों वाले जो केव्स रहते थे उसमें वो रहते थे, ये जंगलों में जो भी ये पेड़ से जो भी मिला वो खाते थे, या जो जानवर कहीं आसपास दिख जाए उनको मार के खाते थे, है ना। और बेसिकली एक थोड़ा सेफ्टी का काम हो गया, एक फूड का काम हो गया, और ये बदन पे ये कुछ ढकने के लिए कपड़े मिल गए, उनका काम हो गया। उससे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी कुछ थी नहीं, है ना। बट धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, वैसे वैसे क्या होते गया, ऐसे सोसाइटीज बनने लगी। मतलब लोग ग्रुप में रहने लगे,
अब ग्रुप में रहने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि सर्वाइवल में सबसे पहली चीज़ आती है सेफ्टी, है ना? जंगली जानवर बहुत हुआ करते थे, है ना? उनसे बचने के लिए अगर ज़्यादा लोग हैं तो उनको टैकल करना ईज़ी हो जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे वो पहाड़ों के अंदर रहने के बदले ऐसे छोटे-छोटे घर बनाने लगे, कच्चे मकान जिसको बोलते हैं, उसके अंदर वो रहने लगे। फिर उनके कपड़े इम्प्रूव हो गए, रहने का स्टाइल, खाने का स्टाइल थोड़ा-थोड़ा धीरे इम्प्रूव हुआ और बेसिकली ऐसी छोटी-छोटी सोसाइटीज़ डेवलप हुई, है ना? अब यहाँ ये सिचुएशन आप देखो ज़रा, ये जो है ना, ये इनको शायद पता भी नहीं होगा बट एक तरीके से वो एक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है वो मैं आगे जाके आपको डिटेल में समझाऊँगा। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि लोग ही अपने आप को रूल करते हो, है ना? उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये जो जैसे ये आदमी लोग हैं, ये लोग मीटिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे कि यार अपने सेफ्टी के लिए क्या करना है ना? तो कोई बोलेगा कि भई एक काम करो यहाँ पे वो तार-वार लगा दो आस-पास में ताकि कोई जानवर घुस ना सके, ठीक है ना? और फिर ये भी डिसाइड करेंगे कि भाई खाना जो है सबके लिए उसके लिए उगाना कितना है तो कोई बोलेगा कि भाई यहाँ पे ये लैंड ले लो लैंड के अंदर जो भी उगेगा वो अपन सब लोग सारे घर मिल मिल बांट के खाएंगे, है ना? तो ये एक छोटी छोटे जो डिसीजंस है वो ग्रुप में ये लोग लेने लगते हैं, ठीक है ना? और ये जो उनको शायद पता भी नहीं है कि वो पॉलिटी भी एस्टैब्लिश कर चुके हैं एक दूसरे के बीच में और एक तरीके से इकोनॉमी भी एस्टैब्लिश कर चुके हैं, है ना? बट उनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है क्योंकि ये जो स्टडी है ये सब चीज़ों की वो बाद में इवॉल्व हुई है ना? तो ये लेवल पे इन लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था। बट मैन बीइंग अ मैन उनके अंदर एक चीज़ तो होने ही वाली है और उसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट। और वो कॉन्फ्लिक्ट का कोई बेसिस भी होगा, है ना? कॉन्फ्लिक्ट का बेसिस मतलब कि जैसे ये भाई है, इसको ऐसा लगा कि यार एक काम करता हूँ, मैं ना इन लोगों से छुपा के ना कुछ प्रोड्यूस ज़्यादा ले लेता हूँ। जो ये खेतों में जो उगा है ना, उसमें से मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, है ना? क्योंकि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा है और प्लस मैं फ्यूचर की भी सेफ्टी करके रखता हूँ, है ना? क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, है ना? जानवरों का कोई भरोसा नहीं, कभी माल खा जाए, खराब हो जाए, है ना? तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्टोर करके रखता हूँ एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैड डिसाइडेड। मतलब हमने जो डिसाइड करके रखा था एक दूसरे के बीच में, वो उससे ज़्यादा मैं ले लूँगा, है ना? दैट मीन्स बेसिकली आई विल चीट, है ना? तो ये एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उसका बेसिस क्या हुआ? उसका बेसिस हुआ ग्रीड। ये चीटिंग जो है, ये एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है ऑब्वियसली क्योंकि शायद हो सकता है कि बाद में थोड़े टाइम बाद ये जो बाकी के लोग हैं उनको पता चल जाए कि ये चीट कर रहा है ना? तो चीट जब पता चलेगा तब कॉन्फ्लिक्ट होना है और उसका बेसिस क्या है? ग्रीड, ठीक है ना? अब मान लो ये एक एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा कि भाई ये आदमी जो है ना या एक काम करो इसका एग्जांपल अपन ले ले लिए जो ये जो पीछे खड़ा है ना, ये बोल रहा है कि यार ये जो खेत में जो अपने को खाना प्रोड्यूस करना है उसमें मैं एक काम करता हूँ ना इन दोनों को ही ज्यादा काम करने देता हूँ, है ना? वैसे भी जो उगने वाला है वो तो बटने वाला हम तीनों में ही है ना? तो फिर मैं क्या करता हूँ मैं थोड़ा आराम ज्यादा करूंगा, काम करूंगा, काम कम करूंगा और ज्यादातर काम इन लोगों से करवाऊंगा, है ना? तो ऑब्वियसली इन दोनों को क्या आएगा? गुस्सा आएगा, है ना? और गुस्से के बाद इन दोनों और इसके ये तीसरे आदमी के बीच क्या होगा? फिर से कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये भी एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है पर उसका बेसिस क्या है? एंगर, है ना? तो इस तरीके के जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए सोसाइटी में लोगों के बीच में, तब एक बहुत मस्त चीज सामने आई और उसका नाम है मोरालिटी एंड एथिक्स। जब भी हम ये यूपीएससी और जीपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं ना, हम ये सारे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट मानते हैं कि भाई पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, साइंस है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, है ना?
बट एक्चुअली देखा जाए तो ह्यूमन काइंड और ह्यूमन बिहेवियर के अंदर सबसे पहला जो सब्जेक्ट आया था ना, वो ये था, मोरालिटी और एथिक्स। मोरालिटी क्या है कि हर एक इंडिविजुअल के दिमाग में एक चीज आती है कि भाई क्या सही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये भले इंसान कुछ भी हरकत करे, बट उसके मन के अंदर उसको पता तो होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि ईमानदारी से काम करना सही है, बेईमानी करना गलत है ना। फिर चीटिंग करना गलत है ना। सबको सबके साथ मिल बांट के खाना वो सही है, कुछ चुरा लेना वो गलत है। ये जो चीजें होती है उसको बोलते हैं मॉरल वैल्यूज, है ना। तो वो हर एक इंसान के अंदर होते हैं, है ना। तो इंसान जब ये सोसाइटी में रहता था, तब उसके दिमाग में जो सबसे पहला थॉट आया होगा वो यही आया होगा कि हम जो भी चीजें सोचते हैं या जो करते हैं, उसमें से सही क्या है और गलत क्या है ना। और उसी को बोलते हैं मोरालिटी या मोरल वैल्यूज, ठीक है ना। बट ये इंडिविजुअल के लिए है। जब हम सोसाइटी में रहते हैं, जब हम ग्रुप में रहते हैं, तब सोसाइटी द्वारा व्हाट इज कंसिडर्ड राइट और रॉन्ग बाय द सोसाइटी। इंडिविजुअल कुछ भी सोचे, पर जब हम एक ग्रुप में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी द्वारा क्या सही और गलत है उसको बोलते हैं एथिक्स, है ना। तो जब भी ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव और सोसाइटी का पर्सपेक्टिव, मतलब तुम्हारे इंडिविजुअल मॉरल वैल्यूज और सोसाइटी के एथिक्स, ये जहां पे कन्वर्ज होते हैं, उसको बोलते हैं एग्जैक्टली राइट और रॉन्ग क्या है। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से राइट और रॉन्ग कुछ हो सकता है, सोसाइटी के हिसाब से राइट और रॉन्ग कुछ अलग हो सकता है, ठीक है ना। बट इसके जितने भी वैल्यूज हो और इसके जितने भी वैल्यूज हो, उसका जहां पे टकराव होगा, है ना, उसी को बोला जाएगा एक्चुअल राइट और रॉन्ग। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से कोई ए चीज सही है और बी चीज गलत है, और सोसाइटी के हिसाब से ए चीज गलत है और बी चीज सही है। तो तुम क्या करोगे पता है ना, तुम जब अकेले होगे ना, जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा होगा, तो तुम्हारे हिसाब से ए चीज सही है ना, तो तुम ए करोगे, है ना। बी नहीं करोगे क्योंकि तुमको वो गलत लगता है। बट जब तुम ग्रुप में रहोगे ना, तो तब तुम बी करोगे, तुम ए नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर रही है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उनके हिसाब से ये एथिकल है और ये एथिकल नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपके हिसाब से दारू पीना सही है ना। आप बोलोगे भाई मेरा पैसा है और मेरी हेल्थ है, मेरी लाइफ है, मुझे शराब पीने से अच्छा लगता है तो मैं पीऊंगा, है ना। और शराब पीना जो तुमको अच्छा लगता है, वो सोसाइटी मना कर रही है कि ना यार शराब अच्छी नहीं होती, शराब पीने के बाद तुम होश में नहीं रहते, और फिर तुम्हारे ड्रिंकिंग करने के बाद अगर गलती से करने चले जाओ, तो हो सकता है तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, वो एक्सीडेंट में किसी और का नुकसान हो जाए, है ना। और ये भी हो सकता है कि भाई शराब पीने के बाद तुम्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आने लग जाए और तुम कोई क्राइम कर दो, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाए। तो सोसाइटी उसको अ, दारू ना पीने को अच्छा मान रही है ना। तो अब तुम्हारे मॉरल वैल्यूज क्या है कि भाई शराब पीना अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो तुम जब अकेले होगे तब तुम ये करोगे, अकेले में शराब पियोगे, है ना। पर जब ग्रुप में होगे तो तुम ये नहीं करोगे, है ना। तुम ऐसा कर सकते हो कि चुपचाप शराब पी के शांति से घर में ही बैठो, कोई हंगामा ना करो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोलोगे भाई मैं अपने हिसाब से सही हूँ, है ना। पर अगर तुमने शराब पी लिया और फिर बाहर गए और फिर तुमने हंगामा किया, तो फिर वो सोसाइटी ने जैसे बोला था कि ये गलत है, वो प्रूव हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से कुछ मॉरल वैल्यूज होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, जो कि
इंसान के दिमाग में सबसे पहले आए होंगे, जब उसको थोड़ी बहुत समझ आई होगी ना, तब उसको सबसे पहले ये चीज समझ आई होगी, क्योंकि ये मॉरल वैल्यूज और एथिक्स जो है ना, ये इमोशन से भी कनेक्टेड है ना। तुम किसी के घर में चोरी करते हो, तुमको तो अच्छा लगता है कि तुमको वो चीज मिल गई, तुमने वो रिसोर्स यूज कर लिए, बट वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। उसको क्या पहुंचेगा? दुख पहुंचेगा, क्योंकि उसने जो मेहनत से कमाया है वो चला गया, वो रिसोर्सेज वो मेहनत करने के बाद भी यूज नहीं कर पाएगा। तो दुख क्या है? वो एक इमोशन है ना। तो जो इंसानों में अच्छे इमोशंस पैदा करता है उसको जनरली हम राइट मानते हैं। मतलब इंसानों में, मतलब इन जनरल ओवरऑल सबके अंदर जो अच्छा इमोशन पैदा करता है वो राइट मानते हैं, और जो नहीं करता उसको रॉन्ग मानते हैं। ठीक है ना। तो अब जब इंसानों को ये पता चला होगा कि भाई ये मोरालिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं, जब हम सोसाइटी में रहते हैं हम कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, है ना। तब जब ये दिमाग में आया होगा, तब पुराने जमाने में ऐसे जो थोड़े होशियार लोग होंगे, ज्ञानी लोग होंगे, या सोसाइटी में जितने भी लोग होंगे, ये सब बैठ के डिस्कस करते होंगे कि भाई यार हम सोसाइटी में रहते हैं, तो लेट्स एस्टैब्लिश सम ग्राउंड रूल्स, है ना। कि भाई हम सोसाइटी में रहते हैं, आदमी लोग ऐसे जैसे घर के अंदर आजकल हम नहीं चड्डी बनियान में घूमते हैं, जो जो बैचलर्स लोग होते हैं, है ना। तो ये लोग ऐसा रूल बनाएंगे कि भाई आदमियों को बोल देना कि भाई ये बिना कपड़ों के ना घूमे, क्योंकि औरतें भी वहां पे घूमती है ना। इट इज अ ग्राउंड रूल कि भाई ये अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे नियम ये लोग डिस्कस करेंगे कि भाई किसके बेसिस पे? मोरालिटी और एथिक्स के बेसिस पे, है ना। कि भाई यहाँ पे जो इंटॉक्सिकेंट्स है उनका यूज हम नहीं होने देंगे, है ना। फिर जो काम है वो सब में बराबर बांटेंगे। फिर जो उससे जो प्रोड्यूस होगा उसको भी हम सब में बराबर बांटेंगे। अगर कोई गुस्सा करता है, मारामारी करता है, तो उसको हम रोकेंगे, है ना। और अगर कोई ज्यादा ही फिर मजे में आ रहा है तो फिर उसको सजा भी करेंगे। ये सब क्या है? ये सब ये लोग बैठ के ग्राउंड रूल्स एस्टैब्लिश करते हैं, है ना। और इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं? लॉस, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ग्रुप ऑफ पीपल होगा, सोसाइटी होगी, उनके बीच में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। और वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए लोग खुद के लिए ही कुछ लॉज बनाएंगे। बट इनका बेसिस क्या होगा? इनका बेसिस होगा मोरालिटी एंड एथिक्स। मेरी एक बात याद रखना, ये शायद आपको किसी किताब में पढ़ने को मिले या नहीं। मेरे कुछ लाइंस आप लिखते रहना जो कि आपको मेंस में और काफी सारे पेपर्स में काम आएंगी। तो उसमें से एक ये लाइन है कि जिस इंसान को मॉरल्स की या एथिक्स की नॉलेज नहीं है, उसको लॉ की नॉलेज भी नहीं होगी। क्योंकि लॉ बनाए ही इसलिए जाते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। लॉ बनते ही इस बेसिस पे है। अगर आपको मॉरल्स पता नहीं है क्या होते हैं, एथिक्स पता नहीं है क्या होते हैं, तो इसका मतलब लॉ बन ही नहीं सकता। लॉ बनेगा ही तब जब तुम्हें पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो इफ देर आर नो मॉरल्स और एथिक्स, देर इज नो लॉ, है ना। लॉ अगर बना है तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को पता है कि भाई मॉरल्स क्या है, एथिक्स क्या है। ठीक है ना। तो जब ये लोग अपने जो पुराने लोग जब सोसाइटी में रहते थे, उनको पता होता था कि भाई मॉरल्स एथिक्स क्या होते हैं, और उसके बेसिस पे वो राइट और रॉन्ग डिसाइड करते थे, और राइट और रॉन्ग के हिसाब से वो लोग लॉज बनाते थे, है ना। तो ये पुराने जमाने की बातें अभी चल रही है, तो उसके अंदर अपन लॉ की बात कर रहे हैं। अब सोसाइटी के अंदर क्वेश्चंस क्या है? मैं अभी भी यही सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, हाँ? ये जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके सामने क्वेश्चन क्या है? तो कि भाई जो इमोरल चीजें कर रहा है या अनएथिकल चीजें कर रहा है, उनको स्टॉप कैसे करें, उनको रोका कैसे जाए। ठीक है। तो ये एक नेगेटिव सेंस में बात हो रही है कि भाई बुरी चीजों को रोकना है। दूसरा क्वेश्चन कि भाई हाउ टू ब्रिंग पीस एंड हार्मोनी, ये एक पॉजिटिव चीज है
कि भाई सोसाइटी में हम खुशहाली कैसे फैलाएं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई ये सब देखेगा कौन, ये सब कौन करेगा, है ना, कि भाई लोग ढंग से पेश आ रहे हैं कि नहीं, हमने जो ग्राउंड रूल्स बनाए हुए हैं, लॉज बनाए हुए हैं, वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, है ना, ये सब कौन देखेगा। फिर एक और क्वेश्चन है कि भाई ये लॉ बनाएगा कौन, और अगर मान लो लॉ में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो चेंज कौन करेगा, है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। और तीसरा, हु विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट, जैसे मैंने अभी बोला ना कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, इंसान है, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो होने वाला ही है, तो वो रिजॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये सोसाइटी के सामने थे, है ना, और आज भी है ना। तो आप देखो ये जो पहले जो दो क्वेश्चन है ना, इसी के लिए तो हम लॉ बनाते हैं, है ना, लॉ बनते ही ये दोनों क्वेश्चन के लिए हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है कि भाई हु विल लुक आफ्टर ऑल दिस, ये आज के समय में भी क्वेश्चन है, और उसका जवाब है एग्जीक्यूटिव। ये इंश्योर करेगा कि जो लॉ में जिस तरीके से लिखा गया है उस तरीके से हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो कि भाई बनाएगा कौन लॉज, और अगर जरूरत पड़ी तो उसको बदलेगा कौन, ये आज भी होता है, और वो करता है लेजिस्लेटिव, है ना। एंड थर्ड क्वेश्चन, हु विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना, एग्जीक्यूटिव के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेजिस्लेटिव के अंदर हुआ, है ना, और लोगों और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यहाँ पे पीपल है और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मतलब किसी के भी बीच में हुआ वो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली, तो ये रिजॉल्व कौन करेगा। ये आज की तारीख में भी एक क्वेश्चन है, इसका नाम है जुडिशियरी, है ना। तो इसके बेसिस पे जो तीन ऑर्गन्स बनते हैं गवर्नमेंट के, उनका नाम है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है मेक द लॉस, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट द लॉस, एंड जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रेट द लॉस। वो लॉ को इंटरप्रेट करके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का जो अभी डिटेल डेफिनेशन है वो अभी मैं आगे जाके बताऊंगा, बट बेसिकली आपको इतना समझ में आना चाहिए कि भले ही आज की तारीख में हम बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से इन चीजों को हैंडल करते हैं, बट मैं अभी भी पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। तब सोसाइटी थी प्रिमिटिव सोसाइटी, तब उनके सामने आज जो क्वेश्चन है वो सेम रहे होंगे, है ना, और उनका सॉल्यूशन भी उन्होंने लाया ही होगा, है ना। तो उन्होंने बेसिकली ये तीन चीजें तो डिसाइड कर ली होगी कि भाई लॉ बनाएगा कौन, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ध्यान कौन रखेगा, और फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रिजॉल्व कैसे होगा, और लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो पुराने जमाने में जो लोगों ने तरीका अपनाया था वो ये था, किंग या क्वीन जो भी हो, एक इंसान वो चूज करते थे, और उसी के हाथ में सारे पावर्स होते थे। एग्जीक्यूटिव पावर भी उसके हाथ में था, लेजिस्लेटिव पावर भी उसके हाथ में था, और जुडिशियल पावर भी उसके हाथ में था। और ऐसे जो ऐसा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, या उसका एक और नाम है मोनार्की। फिर एक और चीज है डिक्टेटरशिप, फिर एक और चीज है टायरेनी। ये सब चीजों का अर्थ क्या है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और क्रेसी का मतलब होता है पावर। एक ही इंसान के अंदर सारी पावर्स हो तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, है ना। और नीचे जो लिखा है मोनार्की, मोनार्की में मोनो होता है, मोनो मतलब वन, मोनो, और आर्की मतलब रूल। अगर सबके ऊपर एक ही इंसान रूल कर रहा है तो उसको बोलते हैं मोनार्की। तो ये बेसिकली ऑटोक्रेसी और मोनार्की इस टाइप की व्यवस्था को दर्शाते हैं, मतलब ये उनके नाम है।
कि मतलब जनता है सामने और उनका एक ही रूलर है ना, और सारी पावर उसी के हाथ में है, तो उसको ऑटोक्रेसी या मोनार्की बोलेंगे। अब ऑटोक्रेसी का इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक ही आदमी रूल कर रहा है तो ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी और भी जगह यूज होता है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके अगर रूल कर रहे हैं तो उसको भी ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जो पावर है वो उनके हाथ में ही है ना। बट मोनार्की का मतलब तो यही है कि भाई एक आदमी के अगर रूल कर रहा है तो मोनार्की है। और ये जो दो वर्ड हैं ये एक तरीके से डेफिनेशन है इस चीज की, ये जो व्यवस्था हम देख रहे हैं उसकी, है ना। बट ये जो है ना ये थोड़े से नेगेटिव सेंस में चले जाते हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब ये है कि एक ही रूलर है, मतलब वो डेफिनेशन तो ऊपर वाली ही लागू होती है, पर ये ना किसी की सुनता नहीं है ना। अगर कोई उसको सलाह भी देगा तो वो खुद की मर्जी की करेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंस चला जाता है डिक्टेटरशिप का। और टायरनी तो उससे भी बुरा है। एक तो लोगों की सुनता तो नहीं है, प्लस लोगों पे जुल्म भी करता है ना। ये लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, उन पे बहुत ज्यादा जुल्म करता है, जरूरत से ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट करता है, जरूरत से ज्यादा टैक्स मांगता है ना, जरूरत से ज्यादा काम करवाता है, और अगर ना करे तो फिर सजा भी बहुत खतरनाक देता है ना। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो मैंने इससे रिलेटेड आपको बता दिए, वो आगे भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। अब ये जो अपन ने पिक्चर देखा, इसमें क्या था, ये जनता है और ये एक उनका रूलर है, और यही सारी पावर लेके बैठा है। ये यही ध्यान रखेगा कि भाई ये लॉ के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, और ये खुद ही लॉ भी बनाएगा। और लॉ के हिसाब से काम नहीं होगा तो ये जो जजिंग का काम है ना, वो भी खुद ही करेगा, ठीक है ना। बट ये पॉसिबल होता है जब पॉपुलेशन बहुत कम हो। क्या ये हो सकता है जब पॉपुलेशन बहुत कम हो और एक ही जगह पे जनता और राजा मिल सके, बैठ सके और बातें कर सके, ठीक है ना। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाता है तब अकेला राजा ये काम नहीं कर सकता। उसको क्या रखना पड़ेगा, उसको अपने कुछ अनुयायी रखने पड़ेंगे। ये जो कोर्ट में आप देख रहे हैं ना, पहले भी आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राजा के दरबार हुआ करते थे, उसमें सब बैठा करते थे, उसको अपन मंत्री बोलते थे, है ना। तो ये राजा क्या करेगा, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि ये सारी पूरी जनता को अपने दरबार में बैठा नहीं सकता और उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, है ना। तो ये क्या कर देगा, अभी भी अल्टीमेट पावर तो इसके ही हाथ में है, अल्टीमेट अथॉरिटी तो यही है, पर ये अपनी पावर जो है ना वो डेलीगेट कर देगा कि भाई एक काम करो, ये तुम जो ग्रुप बैठा है ये तुम लेजिस्लेचर का काम करो, मतलब लॉ बनाने का काम करो। भाई तुम लोग जो है वो ध्यान रखो, है ना, कि भाई लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। और बाहर शायद कोई तीसरी बॉडी उसने बना के रखी हो जिस जिसका काम वो जिसको वो जुडिशरी का काम दे दे, ठीक है ना। बट रिमेंबर, इस केस में भी अल्टीमेट अथॉरिटी तो यही है, उसने खाली पावर को डेलीगेट किया है। इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। हाँ, इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। और ये जो अपन ये सामने पिक्चर देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट। अ ग्रुप ऑफ पीपल गवर्निंग द होल एरिया और कंट्री और वट एवर इट इज, उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट, है ना। लोगों को गवर्न करना, और वो जो लोग वो चीज करते हैं उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट, है ना। बट इसमें अभी भी मैंने जैसे बोला कि भाई पावर तो अल्टीमेट इसी के हाथ में है। इसका मतलब ये ऑटोक्रेसी है, मोनार्की है। अगर बुरा हो जाए, ये इंसान अगर गलत करने लग जाए, लोगों की सुनना बंद कर दे, तो वो डिक्टेटरशिप हो जाता है, तानाशाह। पर अगर और भी वो एकदम ही जुल्म करने लग जाए तो फिर वो टायरेनिकल हो जाता है ना। तो यही प्रॉब्लम है जो पुराने जमाने में जो ये किंग्स और क्वींस हुआ करते थे, इनके अंदर यही प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे जब लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ने लगे, इकोनॉमिक मतलब क्या, सब कुछ मैं ही ले जाऊं, है ना। राजा को लगे मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा हो, मेरे पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेस हो, मेरे पास सबसे ज्यादा आदमी हो, है ना, मैं ही सबसे बड़ा आदमी बना रहा हूं, है ना। ये क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट।
तो जैसे जैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट लोगों को पहले तो पता चला कि भाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता क्या है, फिर लोगों के अंदर लालच जागी कि भाई नहीं, मेरे पास सबसे ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो इस चक्कर में हुआ क्या कि ये जितने भी राजा लोग थे, उन लोगों ने लोगों को एक्सप्लॉइट करना चालू किया और लोग हो गए उनसे परेशान, है ना। और परेशान होकर उन्होंने कर दिया रेवोल्यूशन। तो आपने जो अपने वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, यूके में भी हुआ, यूएस में भी हुआ, फ्रांस में भी हुआ, यूएसएसआर इसमें भी हुआ। इसमें लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने बेसिकली जो अथॉरिटी थी उनको हटा दिया, है ना। और उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है रेवोल्यूशन। तो सबसे पहला, वैसे तो देखा जाए तो रेवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि भाई ये राजाओं के जमाने में ही हुए थे। इवन बिफोर दैट, जब अपन ये क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उस जमाने भी वो हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये कोई नई बात नहीं है। बट ये मॉडर्न टाइम्स में हुए हैं रेवोल्यूशन, जो अभी मैंने जो दो तीन नाम दिए, यूएस, रशिया और वो सब, तो ये मॉडर्न टाइम में हुए हैं और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है ना। तो सबसे पहले जो ऐसा जो सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन हुआ था, वो हुआ था यूके में। और उससे जन्म हुआ था द मैग्ना कार्टा का, है ना। ये जो सामने आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, वो यूके के राजा है और ये वहां की जनता है। उनसे परेशान होकर जनता ने रेवोल्यूशन कर दिया था और बोला था कि भाई ये हम लोगों को रूल करने के लिए आप जो ये चीजें कर रहे थे वो गलत है। आप पावर भी हमसे ही ले रहे हैं और उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हम पे ही कर रहे हैं। ये तो गलत है ना भाई। आपको किंग बनाया किसने है? हम लोगों ने बनाया है। हमने चूज किया है कि भाई आप हम पे रूल करो, आप हमारे लिए कानून बनाओ, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, आप हमको न्याय दो। अब आप उसी को हमारे ऊपर गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, है ना। तो इन लोगों ने ये राजा को मजबूर कर दिया इनकी पावर मानने के लिए, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जिनके लिए लॉ बन रहा है वो कौन है? पीपल। लोगों के लिए ही तो लॉ बन रहा है ना। तो एट द एंड पावर किसके अंदर होना चाहिए? लोगों के पास ही होना चाहिए। ये राजा वाजा जो पहले पावरफुल हुआ करते थे, लोगों को धीरे धीरे समझ में आया कि ये तरीका गलत है। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि राजा ही सबसे पावरफुल चीज है, बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आई कि ना भाई, एक्चुअल पावर तो हमारे हाथ में है। और तब जाकर राजा ने इन लोगों को अश्योरेंस दिया कि कोई चिंता मत करो भाइयों, मैं आपसे ये सब चीजें नहीं करूंगा और आपके जो राइट्स हैं, आपके जो अधिकार है वो मैं आपको पूरे दूंगा और आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करूंगा, है ना। और ये मैग्ना कार्टा जब 2000, सॉरी 2000 कहाँ बोल रहा हूँ, 1215 में जब साइन हुआ, तब जाके लोगों के सामने चीज आई, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। यार एक तो मेरा पेन का कलर ना, हाँ, जो लोगों के सामने जो चीज आई उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। हमने ये वर्ड देख लिया है, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब एक ही आदमी के हाथ में फुल पावर हो। तो ऑटोक्रेसी से जो व्यवस्था है वो शिफ्ट हो गई डेमोक्रेसी पे। डेमो का मतलब होता है पीपल, और क्रेसी मतलब रूल। ऐसी व्यवस्था जहां पे लोगों का राज हो, है ना, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। और साथ साथ ये जब मैग्ना कार्टा हुआ तब लोगों को ये भी चीज समझ में आई कि ये जो पीपल है ना, जिनके हाथ में अल्टीमेट पावर है, उनके जो राइट्स है वो भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। मतलब पहली बार, ऑब्वियसली राइट्स तो पहले भी लोगों को पता थे, बट फर्स्ट टाइम ऑन पेपर, राइटिंग में ये राइट्स जो है वो रिकॉग्नाइज हुए कि एक इंसान के, एक ह्यूमन बीइंग के कुछ राइट्स होते हैं और वो उसको मिलने ही चाहिए। जैसे अभी अपन आजकल बहुत सुनते हैं आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता, है ना। तो ये उसका एक राइट है, बेसिक राइट है, उसको मिलना ही चाहिए, है ना। अनलेस के अगर वो फिर बहुत ही कांडी आदमी हो तो वो बात अलग है, बट इन जनरल
कुछ राइट्स जो है जो कि ह्यूमन बींग्स को मिलने ही चाहिए और उसके लिए फाइट करना जरूरी है। ये मैग्ना कार्टा तभी हुआ जब लोगों ने फाइट किया अपने राइट के लिए, है ना। तो एक बड़ी चीज क्या हुई मैग्ना कार्टा से, सबसे पहली चीज तो ये हुई कि लोगों के दिमाग में जो पावर की डेफिनेशन थी ना, वो ये थी कि भाई राजा ही सबसे पावरफुल होता है ना। पर धीरे धीरे जब राजा ने जुल्म बढ़ाते गया ना, तब लोगों को पता चला कि साला राजा हमने ही बनाया है और ये अपनी ही बैंड बजा रहा है, हटाओ इसको, है ना। और जब लोग सक्सेसफुल हुए राजा को हटाने में, तब लोगों को पता चला कि यार असली पावर तो अपने हाथ में है ना। तब लोगों को डेमोक्रेसी पता चली और साथ साथ में राइट्स ऑफ पीपल भी पता चले। नाउ डेमोक्रेसी, ये सब डेफिनेशंस आपने सुनी होगी। पीपल हैज द अल्टीमेट पावर, पीपल रूल और गवर्न देमसेल्व्स, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। इसको और एक बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक इजी टास्क है? लोग जब करोड़ में हो, जैसे कि इंडिया में मान लो 140 150 जितने भी करोड़ है, 140, है ना, वो क्या एक जगह पे बैठ सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं और लॉज बना सकते हैं खुद को गवर्न करने के लिए? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। हाँ, बट एक जगह पे कुछ सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं, फ्यू हंड्रेड्स कैन डू इट फॉर ऑल पीपल, है ना। ये थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना। इतने करोड़ों लोग एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट हो और सब एक दूसरे से बात करे, है ना, और डिसीजन ले, लॉज बनाए, खुद को गवर्न करे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है ना। तो जब लोगों को ये पता चला कि साला जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तब ये जो डेमोक्रेसी है ना, इस पेपर पे डेमोक्रेसी रह जाती है, एक्चुअल में नहीं हो पाती है ना। तो उसका उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला और वो सॉल्यूशन था ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कि भाई एक जगह पे मान लो कुछ सैकड़ों या हजारों लोग बैठ सकते हैं, उतने लोग ही बैठेंगे और ये सब लोग डिसाइड करेंगे कि भाई ऑल पीपल के लिए क्या रूल्स होंगे, है ना। और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर ये जो लोग बैठेंगे उनको क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो क्या करेंगे? उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में क्या है? पावर है कि भाई वो लोगों के बिहाफ पे कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये रिप्रेजेंटेटिव, हम चलो मान लेते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेटिव्स हम यहाँ पे बिठा देंगे, ये लोगों के प्रतिनिधि यहाँ पे बैठेंगे और लोगों के ही क्वेश्चन यहाँ पे ये रखेंगे और उसका सॉल्यूशन ये लोग निकाल के पूरे लोगों को बताएंगे कि भाई हमने ये डिसाइड किया है या ये लॉ बनाया है। बट क्वेश्चन ये है कि भाई ये रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कैसे होंगे? हैं? ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कैसे होंगे? बाय द वे मैं बता देता हूँ, पहले डिफरेंस बता देता हूँ। ये जो हमने बोला था ना कि सारे लोग एक जगह बैठ के चूज अपने लिए लॉज बनाएंगे, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। और सारे लोग एक जगह इकट्ठा ना होके अपने कुछ प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करें और वो लोग सबके लिए डिसाइड करें, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना। तो ये मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई ये रिप्रेजेंटेटिव चूज कैसे होंगे, है ना। तो उसका सॉल्यूशन सिंपल है, इलेक्शन में वोट करो और चूज करो, है ना। तो ये जितने भी पीपल है, पीपल लोग हैं, तो क्या करेंगे? कुछ लोग जो समाज में होंगे थोड़े पावरफुल होंगे, पैसे वाले होंगे, या फिर ये दोनों ना भी हो तो भी उनको लॉ का अच्छा नॉलेज होगा, पॉलिटी कैसे काम करती है उसका नॉलेज होगा, या फिर ये सब भी ना हुआ तो फिर जनता के फेवरेट होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। सोसाइटी में आप देखते होंगे ये कैटेगरीज आपको देखने को मिलती होगी, पावरफुल लोग होंगे, पैसे वाले होंगे, लॉ के जानकार होंगे, पॉलिटी के मास्टर होंगे, या कुछ भी ना हुआ, अगर नॉलेज भी नहीं हुआ, पैसा भी नहीं हुआ, पावर भी नहीं हुआ, तो भी लोगों के फेवरेट होंगे, लोगों की सेवा बहुत करते होंगे। ओ वाओ, व्हाट अ वर्ड, सेवा, है ना। बहुत सेवा करते होंगे, लोगों को पसंद होंगे वो।
तो वो लोग बोलेंगे कि भाई एक काम करो, आप है ना मेरे को चूज करो, चूज मी, है ना, और मैं आपके जितने भी सवाल है, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, या जो भी आपके क्वेश्चंस है, या जो भी आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है ना, या जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, है ना, योर डिजायर्स, डिजायर्स वर्ड तो चलो जान दो, अभी नहीं मजा आएगा, नीड बोल देता हूँ, नीड, आपकी जो भी नीड्स है ना, ये सब मेरे को आप बताओ, है ना, और मैं आपकी तरफ से ना वो जो आपने ये बना के रखा है ना, ये ऐसा जगह, वहां पे मैं जाऊंगा और बिहाफ पे आपके बिहाफ पे मैं आपके सारी ये चीजें रखूंगा, और वहां पे आप उससे रिलेटेड हम लॉज बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर कहीं गलत हुआ तो फिर आप जुडिशरी में जाना, है ना। तो ये जो इलेक्शन होगा जिसमें लोग वोट करेंगे और जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो जहां पे बैठते हैं उसको बोलते हैं पार्लियामेंट, है ना। तो लोगों ने यहाँ पे जो ये लोगों को ये जो यहाँ पे ये सब जो बैठे हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के, ये लोगों के सवाल लेके आए हैं, ये लोगों की नीड्स लेके आए हैं, ये लोगों की डिफिकल्टीज लेके आए हैं, है ना। और ये सब आपस में डिस्कस करेंगे कि भाई लोगों के लिए लॉस क्या होने चाहिए, है ना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ना। मैं थोड़ा कलर बदल देता हूँ, लॉस क्या होने चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ना, लोगों को जस्टिस कैसे दिलाना ये सब चीजें ये यहाँ बैठ के डिसाइड करेंगे, है ना। और इसीलिए ये जो जिस तरीके की डेमोक्रेसी है, अपन बेसिकली भी बात किसकी कर रहे हैं, हम अभी डेमोक्रेसी की ही बात कर रहे हैं, ये अभी हम डेमोक्रेसी की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो उसके अंदर अगर आप ऐसा सिस्टम फॉलो करते हो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करके एक जगह पे इकट्ठा करते हो, भेजते हो, उसी को बोला जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही लोग जो है वो आगे जाके गवर्न करने वाले हैं लोगों को, तो इसलिए इसके दो नाम है, या तो उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलेंगे, है ना, डेमोक्रेसी है, बट किस फॉर्म की है कि जिसमें पार्लियामेंट हो और उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हो, या तो फिर उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। ये क्या काम करती है, ये जो लोग इकट्ठा हुए ये क्या काम करते हैं, ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस करते हैं, मतलब ये लॉ बनाते हैं, है ना। और इसको ये भी बोला जाता है इट इज अ सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, है ना, सबसे टॉप की जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो यही होती है पार्लियामेंट। एंड उसके जो मेंबर्स होते हैं जो आपने वोट करके चूज करके भेजे है ना, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटर्स, है ना। ये जो बिल्डिंग है उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, मतलब जहाँ पे जब वो इकट्ठा होते हैं ग्रुप में उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, और जो उसके मेंबर होते हैं उसको बोलते हैं लेजिस्लेटर्स, है ना। इनका काम होता है लॉ बनाना, है ना। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि यार ये तो आप खाली लॉ बनाने की बात कर रहे हो यार, ये जो हमने लोग यहाँ पे बिठाए हैं आप जैसे बोल रहे हो कि ये तुम्हारे लिए लॉ बनाएंगे, है ना, तो फिर अपन ने तो तीन लोगों की बात की थी, एग्जीक्यूटिव भी था उसमें और जुडिशरी भी था, उसका क्या हुआ, है ना। आपका क्वेश्चन होगा कि भाई आपने ये जो पार्लियामेंट बताया, पार्लियामेंट, वो तो आप बोल रहे हो खाली लॉ बनाने का काम करेगा, है ना। तो फिर आपने एक और बोला था ना एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, उसका क्या। तो जनरली जुडिशरी जो है इस पावर गेम में खेलती नहीं है, इट डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन द पावर गेम। ये पावर गेम जनरली होता है एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का, है ना। अब लोग किसको चूज करते हैं या फिर किसके लिए वोट करते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब खुद लोग जाके, है ना, वो डिसाइड करता है कि भाई टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, है ना। उसका मैं एग्जांपल आपको नीचे देता हूं। सपोज लोग चूज करते हैं लेजिस्लेटर्स को जो लॉ बनाने वाले हैं, लॉ फॉर्मेशन, अगर लॉ बनाने वालों को आप चूज करते हो, लेजिस्लेटर्स को चूज करते हो, तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
बट अगर आपने वोट किया है या आपने चूज किया है डायरेक्टली किसी एग्जीक्यूटिव को, आपने वोटिंग किसी लेजिस्लेटर के लिए नहीं, किसी एग्जीक्यूटिव के लिए की है, तो उसको बोला जाता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना। जैसे इंडिया में अपन लोग जो वोट करते हैं ना, लोकसभा के लिए करते हैं या फिर स्टेट के अंदर अपन विधानसभा के लिए करते हैं, तो वी आर चूजिंग लेजिस्लेटर्स, है ना। तो इसलिए इंडिया और यूके में पार्लियामेंट इज मोस्ट पावरफुल, क्योंकि लोगों ने किसको चूज किया है, लोगों ने पार्लियामेंट के सदस्यों को चूज किया है। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोगों के लोग ही है सबसे पावरफुल, और लोगों ने जिसको चूज किया है वो कौन है, वो पार्लियामेंट के लोग हैं, तो पार्लियामेंट इज द मोस्ट पावरफुल। बट यूएसए की बात करें तो यूएसए में पार्लियामेंट के लिए वो नहीं होता है, यूएसए में प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होता है। पीपल वोट फॉर देम, पीपल डायरेक्टली वोट फॉर देम, है ना। सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसके लिए चुनाव नहीं होता ऐसा नहीं है, लेजिस्लेचर के लिए भी होता है चुनाव, बट डायरेक्टली पीपल किसके लिए वोट करते हैं, वो प्रेसिडेंट के लिए वोट कर रहे हैं, है ना। सो दैट्स व्हाई इन यूएसए देयर इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट इज मोस्ट पावरफुल, है ना। तो बेसिकली आप टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखोगे तो आपको दो तरीके की ही मिलेगी, जिसमें या तो लोग लेजिस्लेटर को चूज कर रहे हैं या तो फिर एग्जीक्यूटिव को चूज कर रहे हैं, है ना। प्रेसिडेंट इज व्हाट, प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव, है ना। और उसको लोग वोट करके चूज कर रहे हैं, इसलिए उसको बोला जाता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी या एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो जिस तरीके से लोग जिसको चूज करेंगे उस हिसाब से गवर्नमेंट बनेगी, या फिर उस हिसाब से उन लोगों को पावर मिलेगी। नाउ क्वेश्चन, अभी आप ये सब जो बोल रहे हो ये ताम झाम के भाई लेजिस्लेटर लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ओवरसी करेंगे सारे फंक्शंस, और फिर अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जुडिशरी जो है वो करेगी कि भाई न्याय दिलाने का काम करेगी, ये सब की गारंटी क्या है कि भाई ऐसे होगा। ये आप बोल तो रहे हो कि भाई ये ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है, बट ये एक्चुअल में होगी कि नहीं उसकी गारंटी क्या है ना। तो उसकी उसका आंसर है ये कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सुप्रीम। भैया मेरा एक तो पेन का कलर है ना उसमें बहुत लोचा होता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये हर एक देश का होता है, और यही चीज है, यही गारंटी है कि भाई मैंने जो ये सब पहले चीजें ये बोली ना, ये सब जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशियरी, है ना, और फिर जो लोगों के लिए पीपल, पीपल के लिए काम करना, उनके लिए लॉ बनाना, उन उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो रोकना, है ना, वो सब चीजों की जो गारंटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इसके बाहर कोई जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ना लोग जा सकते हैं और ना ही लोगों को गवर्न करने वाली गवर्नमेंट जा सकती है, ना ही लेजिस्लेचर जा सकते हैं, ना ही एग्जीक्यूटिव जा सकते हैं, नॉट इवन जुडिशियरी, कोई इसके बाहर नहीं जा सकता। इट इज द अल्टीमेट गारंटी ऑफ पीपल, है ना। पीपल के लिए अल्टीमेट गारंटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन वन क्वेश्चन कि भाई अगर गारंटी है तो उसका कोई गारंटर भी होगा, है ना। आप बैंक में जब लोन लेने जाते हो तो मैनेजर साहब बोलते हैं ना कि भाई यार मेरे को गारंटी देनी पड़ेगी, है ना। तो गारंटी क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उस पे लिखा होता है गारंटी, और उसके नीचे सारे जो कंडीशंस लिखे होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, और यहाँ पे एक लिखा होता है साइन करने का, किसको, गारंटर को। गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और उसको फुलफिल करने वाला जो इंसान या जो इंस्टीट्यूट होता है उसको बोलते हैं गारंटर। तो आप अपने दोस्त को लेके जाओगे, बोलोगे भाई मेरे को लोन लेना है, बैंक गारंटी मांग रही है, जाना तू गारंटर वाले फॉर्म पे साइन कर देना, है ना। तो अगर आपने लोन में कुछ झोल झाल किया तो फिर बैंक उसको पकड़ेगी, है ना। तो ये होता है गारंटी और गारंटर, है ना। तो गारंटी तो आपने लिख दी है कि भाई ये रही गारंटी तुम्हारी, इसके बाहर कोई नहीं जाएगा, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे
इट इज रिटन, बट उसका गारंटर कौन है? आंसर इज जुडिशियरी. इट इज द प्रोटेक्टर, डिफेंडर of the Constitution of India and also a final interpreter. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस हिसाब से होना ही चाहिए, प्रोटेक्ट करना है उनकी, उसमें लिखी हुई चीजों को डिफेंड करना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लिखी हुई चीजों को. अगर कोई कंफ्यूजन है तो इंटरप्रेट करना है उसमें लिखी हुई चीजों को. ये सारा काम जो है वो जुडिशरी का है, और उसमें ये जो मैंने फोटो डाला है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो तुम्हारे को कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी हुई है उसका गारंटर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, बेसिकली आपकी जुडिशरी सिस्टम, है ना. सो ये था अपना पहला लेक्चर. मैंने एक्चुअली ज़्यादा डिटेल में आज नहीं लिया है, थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया क्योंकि बेसिक लेक्चर है. अभी इसमें भी अपन ने जो बात की है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, राइट्स, है ना, और उसमें भी फिर ये अपन ने बात की थी इलेक्शंस की, वोटिंग की. बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इसको अपन डिटेल में आराम से कवर करेंगे, है ना. सो आज के लिए इतना ही. फिर से मैं बता देता हूँ, दिस इज द चैनल पीएससी हब, और हमारे क्लासेस भी इसी नाम से हैं. ऑफलाइन कोचिंग जीपीएससी यूपीएससी के लिए गांधीनगर में. यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस. और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, है ना. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे. मिलते हैं अगले लेक्चर में. बाय बाय.